फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम स्टोरेज क्लासेस देख रहे थे। हमने ऑटोमेटिक और रजिस्टर स्टोरेज क्लास देख ली थी। सो आज हम एक्सटर्नल और स्टैटिक स्टोरेज क्लास देखेंगे। हमें उसके फीचर्स पता था कि हम उसको किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। 4 फीचर्स थे उसके: स्टोरेज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू एंड लाइफ टाइम। ठीक है। So static storage class, the keyword used to declare static storage class is static, ये हमें पता है। उसके फीचर्स क्या होंगे? स्टोरेज होगी उसकी मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर की थी रजिस्टर में, सीपीयू रजिस्टर में, और ऑटोमेटिक की भी मेमोरी लोकेशन थी। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 है, उन दोनों की गार्बेज वैल्यू थी। स्कोप लोकल टू द ब्लॉक और फंक्शन इन विच इट इज डिफाइंड। स्कोप अभी तक तीनों का लोकल ही है कि जिस ब्लॉक में या जिस फंक्शन में हमें उसको डिफाइन किया है उसी फंक्शन तक रहेगा। लाइफ टाइम भी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल परसिस्ट और रिमेन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल, उसी उतने में ही रहेगा। सो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा जैसे मेन फंक्शन है, देन हमने रिड्यूस फंक्शन को कॉल किया 3 बार। मेन फंक्शन में हमने रिड्यूस फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक, जिसकी वेरिएबल x की वैल्यू होगी 10, और मैंने उसको प्रिंट करवा लिया। देन मैंने उसको इंक्रीमेंट करवा लिया। ठीक है। अब उसको देखते हैं कैसे चल रहा है, ये कैसे रन कर रहा है प्रोग्राम। फर्स्ट मेन फंक्शन कॉल कर, मेन फंक्शन एक बार पहले रिड्यूस फंक्शन को कॉल करेगा। देन x की वैल्यू क्या होगी 10, प्रिंट हो जाएगी वो x की वैल्यू। देन x की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगी। फिर रिड्यूस फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। फिर वो रिड्यूस फंक्शन में जाएगा, देन वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं करेगा वैल्यू को। इस बार वो 11 प्रिंट करेगा, दोबारा वो 10 प्रिंट नहीं करेगा वैल्यू को। जैसे यहाँ पे दोबारा इनिशियलाइजेशन हो रहा है तो वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं करेगा, वो 11 प्रिंट करेगा। देन वो फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर रिड्यूस फंक्शन कॉल होगा, देन वो 12 प्रिंट करेगा। अब वो 11 मतलब हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा स्टैटिक में कि हर बार 10 10 10 प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशियलाइज बार बार नहीं होता, वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है। समझ में आया? इसलिए इसका आउटपुट 10 11 12 है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि इसमें बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होती, एक बार होगी, देन उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, वो इनिशियलाइज नहीं होगा दोबारा दोबारा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आ गया एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, जिसका कीवर्ड है एक्सटर्न एंड फीचर्स आर स्टोरेज हो गया मेमोरी एरिया, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 है, स्टैटिक वाली की भी 0 थी। देन इसका स्कोप है ग्लोबल। अभी इन तीनों में पहले 3 का क्या था? लोकल था, इसका ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब हो गया अगर हम उसको ऊपर डिफाइन कर देंगे देन वो पूरे प्रोग्राम तक उसका स्कोप है, हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम हो गया एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिमेन इट रिटेन्स, जब तक वो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम कंप्लीट, जब तक इसकी लाइफ टाइम है। डिक्लेरेशन डज नॉट क्रिएट वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन पे एक मिनट, डिक्लेरेशन डज नॉट क्रिएट वेरिएबल्स, ओनली इट रेफर्स दैट ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एट समवेयर एल्स। डिक्लेरेशन जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल होंगे उसको रेफर नहीं करेगा, ये रेफर किनको करेगा? जो ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे कहीं पे, उन वेरिएबल्स को रेफर करेगा। सो मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेट नहीं होगी इसलिए डिक्लेरेशन के टाइम पे। द एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ अ ऑल फंक्शन। बाहर, अब ग्लोबल स्कोप है तो बाहर फंक्शन में तो करेंगे नहीं ना, हम उसको बाहर ही करेंगे, क्यों? उसका स्कोप ही ग्लोबल है। जैसे कि अब मैंने इंट आई और जे किया तो मतलब ये ग्लोबल स्कोप हो गया इनका, वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स कहने में आ गए। ठीक है। अब मैं इनको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकती हूँ, वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि मैंने मेन फंक्शन बनाया,
मैंने प्रिंट करवा ली आई की वैल्यू। ठीक है, पहले प्रिंट क्या होगी, आई की वैल्यू 0, क्यों, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। देन मैंने रिसीव को दो बार रिसीव फंक्शन को कॉल किया, दो बार रिड्यूस फंक्शन को कॉल किया। इनको हम देखते हैं कि क्या है इन फंक्शन में। रिसीव फंक्शन में अब देखो, मैंने मेन फंक्शन में भी आई का यूज किया, मैंने रिसीव फंक्शन में भी आई का यूज कर लिया। ऐसे अगर वो लोकल स्कोप होता तो ऐसे हम नहीं कर सकते थे। उसका ग्लोबल स्कोप है, इसलिए हम अलग अलग फंक्शंस में उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो रिसीव फंक्शन में क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू, प्रिंट एफ करवा दिया आई की वैल्यू, ये ठीक है। रिड्यूस फंक्शन में क्या है, माइनस हो जाएगी आई की वैल्यू 1। ठीक है, और मैंने प्रिंट करवा दिया। सो मैंने दो बार रिसीव फंक्शन को कॉल किया था। फर्स्ट रिसीव फंक्शन में क्या आ जाएगा, पहले प्रिंट आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, इनिशियल वैल्यू 0 होती है। देन रिसीव फंक्शन कॉल हुआ जिसमें +2 होगा, तो मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन फिर रिसीव फंक्शन कॉल हुआ, देन +4 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 थी अभी, देन फिर 4 हो जाएगी। ठीक है, देन फिर मैंने रिड्यूस फंक्शन को कॉल किया, आई की वैल्यू अभी 4 थी, 4 देन 3 हो जाएगी, -1 हुआ, मैंने प्रिंट करवाया। देन फिर रिड्यूस फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, -1 हो जाएगा। और ये इसका सीक्वेंस है, पहले 0 हुआ क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमारी 0 थी इसलिए, देन 2, देन 4, देन 3, देन अगेन 2। समझ में आया कि कैसे एक्सटर्नल या स्टैटिक वाले प्रोग्राम्स कैसे रन कर रहे हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं इनको। When there is large program that is divided into several files, काफी सारी फाइल्स में वो प्रोग्राम डिवाइड हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, तो जैसे तुम्हें छोटा सा प्रोग्राम है हम एक ही उसमें, लेकिन प्रोग्राम्स इतने इतने कोड, इतने इतने लंबे कोड के होते हैं, इतने ज़्यादा लाइन नंबर ऑफ लाइंस के होते हैं। सो काफ़ी सारी फाइल्स में अगर डिवाइड हो रहे हैं, देन एक्सटर्नल वेरिएबल शुड बी प्रेफर्ड। एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सटेंड द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, सो हमारा स्टोरेज क्लास का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंटर्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।